अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमला, गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत लेने का एतराफ़ कर चुके हैं। सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयाँ और अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ये सब महज अलग अलग वाक़यात नहीं हैं, बल्कि एक ख़तरनाक सिलसिले की कड़ियाँ हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान बरसों से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि इसकी सरजमीन पर होने वाली जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सरहद पार महफूज ठिकाने और बैरूनी सरपरस्ती मौजूद है। पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो वो भी अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इंकशाफ कर चुका है कि जो अफगान सरजमीन है दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल हो रही है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है और किसी भी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के दिफा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती पर हमला करने वालों को जहाँ भी हों कानून और रियासती ताकत का सामना ज़रूर करना होगा। दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का अलाकार बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ऐसे इक़दामात पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के हर सरपरस्त को आलमी सतह पर बेनकाब किया जाए? क्या सरहद पार मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ अब नागुज़ीर हो चुकी हैं और पाकिस्तान आखिर कब तक अपनी सरजमीन पर प्रॉक्सी जंग बर्दाश्त करेगा? ये वो सारे सवाल हैं, पैनल के सामने ये रखेंगे और उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आलमी मंजरनामे की बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में हालात फिर कुछ कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकियों, मिसाइलों और जवाबी हमलों का जो सिलसिला है, जो तसलसल है, वो भी जारी है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अमन की जो संजीदा कोशिश है, ये सब प्रोसेस या सिर्फ वक्त हासिल करने की हिकमत अमली है? क्योंकि सदर ट्रंप कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी ईरान को सख्त तरीन नताइज की धमकियां देते हैं, जबकि तेहरान भी एक हाथ में सिफारतकारी और दूसरे हाथ में जवाबी कार्रवाई का पैगाम लेकर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या दोहा मुज़ाकरात वाकई जंग का रास्ता रोक सकेंगे या ये सिर्फ अगले बड़े तसादुम से पहले का एक छोटा सा वक्फा है? क्या आबनाए हुर्मुज़ का बहरान सिफारतकारी से हल होगा या ताकत की सियासत खित्ते को मजीद गैर यकीनी में धकेल देगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक गांव बना दिया है। अब रास्ता पूछने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जेब में रखा एक मोबाइल ही हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब यही टेक्नोलॉजी आपको मंजिल की बजाय मौत के दहाने पर ले जाए तो आखिर क्या होगा? जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कराची से जो फैमिली कोयटा गई थी, फिर उनके साथ हुआ क्या, रास्ते में क्या क्या कुछ होता रहा, बच्चियों ने क्या देखा और एक शख्स की जान चली गई, बीवी शदीद ज़ख्मी है। इस पूरे वाक़े का अहाता करने की कोशिश करेंगे और समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोताही थी किसकी। अभी हम आगाज़ में कराची रेंजर्स कैंप हमले की बात करते हैं। बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब आईआर एक्सपर्ट। तीनों मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ब्रिगेडियर साहब, डिस्कशन का आगाज़ आपसे करती हूँ। सर, पाकिस्तान बड़े अरसे से पूरी दुनिया के सामने अपना ये मुकदमा पेश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की भी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये वाज़े हो गया है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में। और सर, ये हालिया जो हमला हुआ है, बताइएगा कि इस दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कैसे करना है? क्या हमारी कार्रवाइयाँ मज़ीद हमें तेज़ करने की ज़रूरत है? ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? और सवाल यहाँ पे ये भी है कि अफ़गानिस्तान ना तो इस चीज़ को एडमिट करता है कि उनकी सरजमीन से ये हमले हो रहे हैं और ना ही कोई इक़दामात हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र आ रहे हैं। देखें, बात ये जवेरिया कि दोहा में जब अमेरिकन के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने वहाँ पर कमिटमेंट की थी, दो कमिटमेंट। नंबर 1 कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। नंबर 2, 6 महीने के बाद दे वर टू होल्ड फेयर, फ्री, डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शंस और अफगान अवाम अपनी मर्जी की वहाँ हुकूमत चलेंगे। दोनों कमिटमेंट करेंगे। इसलिए ये पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनको चाहिए। अपनी मर्जी की 4, 14, 15 लोग बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और पूरे अफगानिस्तान में 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने कहा
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर 24-23 ऑर्गेनाइजेशन है, 20-25 हज़ार लोग हैं और डिफरेंट मुल्कों के इससे थ्रेट भी हैं। और पाकिस्तान में जो है फितला हिंदुस्तान है, फितल खालिज है, दाइश है, और उसके बाद आपके सामने प्रॉक्सी जो जिससे इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, केपीके में क्या कर रहा है, अभी कश्मीर में भी उन्होंने किए, हम आजाद कश्मीर में भी। साहब की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि ये विलफुल डिफाइंस है। और पाकिस्तान ने बारहा अफगान तालिबान रजीम को कहा कि आपने कमिटमेंट की थी, आप बंद करें, आप टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ये, लेकिन ये नहीं सुन अल्टीमेटली। फिर उसके बाद ये मुत्तकी साहब गए वहां पर, इंडिया वहां बैठे हुए थे, पाकिस्तानी फोर्सों में अटैक करा दी। पाकिस्तान ने वो इनकी दुर्घट लगाई, ये लड़ तो सकते नहीं है, 30 पोस्टों पे कब्जा किया, कुछ 1,500-1,500 इनके दहशतगर्दों को मार दिया, वेपन अपने छोड़ के भाग गए, सब सफेद झंडे लगा दिए, मुज़ाकरात हुए, मानते हैं हर बात को, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे, हम इन राइटिंग नहीं देंगे। देन व्हाट हाउ टू इंश्योर, वो भी हो गई। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, अब दरबे दिल हाकम शुरू कर दिया, इसमें 0 टॉलरेंस। अगर आप अक्रॉस से आएंगे तो हम एयरपोर्ट स्ट्राइक से, हमने इनके पूरे पैगाम एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, सारे वेपन, एमुनिशन, ड्रोन इनको उड़ा दिए, एमुनिशन डंप इनके, फ्यूल डंप उड़ा दिए, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, इनकी कमर तोड़ के रख दी। फिर अभी हम अपने 200 से 250 ऑपरेशन डेली इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सक्सेसफुल। अभी आपके सामने 29 टेररिस्ट मारे हैं। अभी भी जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो पता चलेगा 3, 4, 5 अफगान नेशनल होंगे। कराची में जो किया उसमें अफगान नेशनल पकड़ा गया, मार्च पे इनको दिया गया। ये टोटल खेल रहे हैं इंडिया के आदमी, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, पैसे के पुजारी हैं। ये थैंकलेस है, हमने क्या कुछ इनके लिए किया। बिल्कुल ऐसे ही अफगान वॉर में देख लें, अमेरिकन वॉर में देखें, जहाँ रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, तजारत की है, बच्चे इनके यहीं पढ़ते हैं, बीमार होते हैं, इलाज के लिए आते हैं, हर काम भी करते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो आई थिंक अब इनको हमें देखें 4-5 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक नहीं। नंबर 1, आपने 14 निकात जो अभी हमने बनाए थे इनके दोबारा एक्शन प्लान, उसमें अमल क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही। नंबर 2, अफगान तालिबान रजीम से सख्ती से निपटने की जरूरत है। नंबर 3, अमेरिकन से बात करने की है कि आप इनको हर महीने $40 बिलियन हर हफ्ते इनको इमदाद दे रहे हैं, वो पैसा इनकी जेबों में जा रहा है, वो उसको बंद करें। आप एमुनिशन वेपन छोड़ के आए, इनके हाथ लगे, क्यों छोड़ के आए? कम से कम आप हमारा स्ट्रेचर आइए, हमने क्या कुछ इनके लिए किया। हमने मार्का के बाद हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, सालसी हमने कर दी, हम 1-to-1 हमने आपसे कांटेक्ट करके, फील्ड मार्शल ने कमाल का काम कर दिया। एटलीस्ट नाउ स्टॉप गिविंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट। बिल्कुल सही। ये खुद अपनी मां मार के नाम दिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं। सवाल ये है जो कि मैं रखना चाहूँगी सामने नईम कुरैशी साहब के। नईम कुरैशी साहब, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता इस दहशतगर्दी से मुतासर हो भी रहा है और मज़ीद होगा भी। तो सर कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो उठाने की ज़रूरत है? जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि वो ममालिक जो सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे टू बी स्पेसिफिक अगर हम अमेरिका की बात करें, तो सर ये पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ साथ दीगर खित्ते के ममालिक के लिए भी खतरा है। तो क्या ये नज़र नहीं आ रहा? चले हम जो बात कर रहे हैं वो तो इग्नोर हो सकती है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उससे भी समझ नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही है। देखिए काफी तवील अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई कभी बलूचिस्तान में और कभी केपी में हो रही थी। लेकिन ये हालिया कराची का जो वाक़या है, ये वाकई बहुत तशवीशनाक है। इस मामले के 2-3 पहलू हैं। देखिए कराची में खास तौर से जिस जगह ये हुआ उसमें यह है कि वो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है और बड़ा पुराना वो रेंजर्स का जो है ऑफिस था, कैंप ऑफिस था उनका। वहां तक इस तरह से इनका पहुंचना, दहशतगर्दों का फिर इतनी भरपूर कार्रवाई करना, जिसके नतीजे में जाहिर है कि दहशतगर्द मारे भी गए, हमारे 3 जवान जो वो शहीद भी हुए। तो एक तो ये है कि देखिए सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो सेफ सिटी का हमारा मंसूबा था जो 2010 से चल रहा है
जो कि अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर जो है वो भी उसी वक्त शुरू हुए थे, लेकिन वो मुकम्मल हो गए, हमारे यहाँ अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो जब हम रियलाइज कर जाते हैं और ये समझते हैं कि कराची महफूज और काफी तवील अरसा गुजर गया कि कराची में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई, इस बुनियाद पर रियलाइज कर जाने का फिर नतीजा यही होता है जो हमारे सामने हुआ। जहां तक अफगान तालिबान का या अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, तो ये काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है और अब जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही है वो ये है कि सरकारी सरपरस्ती जो है उसके चूंकि नाते जो है अब इजराइल और भारत के साथ जुड़ गए हैं। ये बात तवातर से कही जा रही है कि इनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं भारत और इजराइल, जो हमारे लिए और इस खित्ते के लिए वाकई बहुत खतरनाक हो गई है। इसमें यह है कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी चाहिए कि वो इस पर भी एहतजाज करें। खास तौर से हमारे सामने सऊदीया है, कतर है। आपको याद होगा कि अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात होते रहे वो दुआ में होते रहे, उनका असलूब भी है, उन्हें भी चाहिए कि वो इस मामले में मदाखलत करें। और अब तो बराह रास्त अमेरिका चूंकि इस खित्ते में मुलव्विस है, इन्वॉल्व है, और इसके उन्हें भी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि कुछ करें। दूसरी बात, मुकामी सतह पे ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 नुकात थे उस पर हमारे बड़ी सूबों को और हुकूमत को आमादगी की जरूरत है, उन पे अमल दरामद की जरूरत है। हम तो सिर्फ अगर बयानात तक महदूद रहे, आप देखिए काफी अरसे से हम बहुत लगे बंदे बयानात भी देते हैं, हमें थोड़ा सा अपना भी देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बड़ी संगीन नौयत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हुई है, लेकिन होता यह कि हम कुछ अरसे के बाद वाक़े को भुला देते हैं और किसी नए वाक़े के ऊपर फिर हम यही गुफ्तगू करते हैं। बेशक पाक फौज ने जो है उसका जवाब भी दिया है, उनके ठिकानों पे हमले भी किए हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो एक्शन है उसमें उसको मजबूत करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो मामला है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जब तक यहाँ पर अमन सुकून नहीं होगा हमारा कोई शहर महफूज नहीं होगा। और उसके लिए विफाकी हुकूमत को बहुत संजीदगी से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है, मैं इस बात पे इसरार करूँगा कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत के रवाबित की कमी का मुझे एहसास होता है बार बार। हमारी हुकूमत को, अफगानिस्तान की जैसी भी हुकूमत है उसको इंगेज करना चाहिए। सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ काफी नहीं है, हमारी सियासी क़यादत को भी उनसे रवाबित करने चाहिए और सिफारती सतह पर भी इस मामले को देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, यानी जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नईम कुरैशी साहब ने रेज़ किया, और वो उन्होंने रेज़ किया ये जो गठजोड़ बन चुका है और ये जो सरपरस्ती हासिल है अफ़गानिस्तान को, भारत के साथ साथ अब तो इसराइल की भी सरपरस्ती हासिल है। कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के साथ साथ पूरे खित्ते को इसका, और पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है इसका अज़ाला आखिर कौन करेगा फिर? देखिए जो ये इस वक्त जो हमारे साउथ एशिया का खित्ता है ना, इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें आप जरा करंट सूरत हाल का अगर तजिया करें तो आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 1-2 सालों से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको फ्रंट लाइन पे नजर आ रहा है। और इंडिया इस खित्ते की एक बड़ी ताकत थी। 2017 तक आप देखते हैं कि इस खित्ते में अपने आप को एक हजमान के तौर पर तस्वुर करता था। और फिर अभी जो जंग भी हुई इजराइल और ईरान का, जब हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो हम देखते हैं 2 दिन पहले मोदी साहब इजराइल के अंदर मौजूद थे। तो इस वक्त ये जो नेक्सस है बिटवीन द इजराइल, इंडिया और फिर अफगानिस्तान, ये वो नेक्सस है जो अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो उभरती हुई जो शनाख्त है, डिप्लोमेसी के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आपको इजराइल भी आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो भी दुनिया में किसी बहुत बड़े जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे आपको इररेलेवेंट नजर आता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर उनके पास और तो कोई रास्ता नहीं बच रहा कि वो डायरेक्टली आकर पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकें। तो अल्टीमेटली फिर वो प्रॉक्सीज का सहारा लेते हैं। तो और प्रॉक्सीज भी क्या कि एक तरफ आप एक एक्सेस ऑफ सेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आप इस्लामिक हुकूमतों का खात्मा चाहते हैं, मतलब इजराइल और इंडिया के दरमियान जो एक एक्सेस ऑफ सेशन है जिसके अंदर हमारा एक अरब मुल्क भी शामिल है और कुछ दीगर ममालिक शामिल हैं, जो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि जहां जहां इस खित्ते के अंदर इस्लामी आइडियोलॉजी के ऊपर मबनी कोई भी तहरीक मौजूद है या कोई ग्रुप मौजूद है, चाहे वो गाजा की शक्ल में हो, हमास की शक्ल में हो, चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड की शक्ल में हो,
या दीगर वहां पे ग्रुप्स हो, तो हमने उनको अल्टीमेटली उनका किला कमा करना और उनके खिलाफ हमने खड़े होना है। लेकिन कैसी अजीबोगरीब बात है कि वही जो एक्सेस ऑफ सेसेशन बनाने वाले मुल्क हैं, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है और इजराइल भी शामिल है और कुछ अरब कंट्रीज उसमें शामिल हैं, तो वो किस तरीके से तालिबान की हुकूमत को, एक इस्लामी जो हुकूमत अपने आप को क्लेम करते हैं, जो कि उनका अपना इस्लाम है और उसके अंदर जबर है, जुल्म है अपने लोगों के ऊपर, जिस तरीके की वो नाइंसाफी आपको वहां पे नजर आ रही है, तो इन सारे सिनेरियो में क्यों वो उनके साथ आपको खड़े नजर आ रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इंडिया और इजराइल, ये वही अफगानिस्तान है जिसको कल तक इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था, और कहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दों को इंडिया भेज रहे हैं और इंडिया के अंदर वो आकर दहशतगर्दी करते हैं, तो पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। आज वही इंडिया किस मुंह के साथ उन्हीं तालिबान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह की दहशतगर्दी की और इंतहा पसंदी की जो कार्रवाइयां हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। और आप किस तरीके से दुनिया के अंदर अमन की, ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं? अभी जितनी भी रिपोर्ट्स पिछले 3 सालों के अंदर आई हैं, जो कश्मीर के अंदर इंडिया की तरफ से जुल्म सितम किए गए हैं, और दूसरी तरफ जो इजराइल की तरफ से अभी कल यूनाइटेड नेशंस की जो एक रिपोर्ट आई है 100 सफ़े की, जिसके अंदर 20,000 बच्चों को ये मारने वाले लोग हैं। मतलब क्या ये नॉर्मल इंसान हैं? क्या ये एक सिविलाइज्ड तहजीब जो दुनिया है, सिविलाइज्ड उसके अंदर रहने वाला? इरफान वानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, मजीद कौन से ऐसे सख्त इकदामात और सख्त कार्रवाइयाँ हैं जो करने की ज़रूरत है? एक तो आ गया है ऐलान के 10 जुलाई से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये हम पहले भी प्रोसेस देख चुके हैं कि जिसमें हमने अफ़गानियों को कहा कि ये अपने मुल्क वापस चले जाएं, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये इक़दामात काफ़ी होंगे? अभी रिसेंटली जो हमला हुआ है उसमें जो एक दहशतगर्द पकड़ा गया है, उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान से ही सारी ट्रेनिंग उसने ली, और फिर ये भी उसने बताया है कि वो पहले भी पाकिस्तान आ चुका है। तो सर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लेने की ज़रूरत है मज़ीद? देखिए, इसमें एक तो ये जो हम कह रहे हैं, मैं भी होम मिनिस्टर था सिंध में, हमने काफी अफगान रिफ्यूजीज को भेजा था, लेकिन बात ये हमारी प्रॉब्लम की ऑर्डर्स पास करते हैं, वी डोंट गो फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही। हमें हर हालत में जितने इलीगल हैं अफगानीज, ऑल हैव टू बी सेंट अक्रॉस द बोर्ड वापस भेजें, अच्छे तरीके से भेजें, उनको कंफर्टेबल तरीके से भेजें, ताकि वो अच्छी यादें लेके जाएं। और 20 साल उनको ख्याल किया, 30 साल ख्याल किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे बिग नर्सरी, यहीं पर छुपते हैं, यहीं पर ये सहूलतकारी करते हैं और उसके बाद यहीं से टेररिज्म करते हैं और नार्कोटिक्स का काम करते हैं। नंबर 2, आपने जब हमने कहा कि हमें 32,000 में से 32,000 मदरसे हैं जो हमारे एक नेशनल के प्लान में है, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है जी। अब उनको कौन फंडिंग करता है, उनका एजेंडा क्या है, कौन ब्रेन वॉश करता है, क्या सिखाया जाता है, कौन कर रही है बीमारी को? आई मीन देयर इज नो रीजन, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द गवर्नमेंट के नहीं करता। बिल्कुल ऐसे हाल में ये अगर मिनिमम में तो उनको आप चेक करें। फिर आपके बाद आपने कहा हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने कहा स्पीडी ट्रायल एंटी टेररिस्ट कोर्ट से नहीं हो रहे, 10 साल लग जाते हैं। आप एक टेररिस्ट को पकड़ते हैं, 6 महीने में रोज दिन रात ट्रायल करें, सजा दें जो डिजर्व करता है कानून के तकाजे के मुताबिक, देखिए कैसे चीजें हो जाएंगी, वो भी नहीं करते हैं। ना पुलिस रिफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपने नेक्टो को भी फॉलो नहीं किया कि एक सेंट्रलाइज नेशनल एंटी टेररिज्म जो एक्ट बनाया कोर्ट, वो नहीं हम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड, इसके साथ हमें अमेरिका से बात करनी है, हमें अपने हमसाए, आप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, ईरान की, चाइना की, पाकिस्तान की? आए ना, पाकिस्तान में बुला लें, बैठ के मुश्तरका लाहल पर बनाए। सेंट्रल एशिया को कितना फर्क पड़ रहा है, जब बलूचिस्तान में अमन नहीं है तो ना हम सीपैक बना सकते हैं, ना ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इस पे अमल दरामद इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनली भी हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है? जब भी कोई इस तरह का इकदाम आता है तो इंटरनली उसको अपोज करने की कोशिश की जाती है और ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि अफगानियों के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूं? हमें जब हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हो रहे हैं, वी आर केयरलेस केयर अबाउट
अफगानी अगर हमारे शहरी हो रहे हैं ना, हमें किसी और की परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदार है। ये आइन में लिखा हो, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और अवाम की जान माल की भी। और फील्ड मार्शल ने कहा हर कुर्बानी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इलीगल स्पेक्ट्रम में जो आता है फिर आता है पैसार, वो आप रोक देंगे जी। वो इक्के की गवर्नमेंट में देख लें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक हम सारा एक 4-5 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इकट्ठी नहीं चलाएंगे, यू कांट हैव बिग बैठ के पहले आप ऑपरेशन करें, खत्म करें, फिर अफगानिस्तान से बात करें, फिर नेशनल एक्शन प्लान करें, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी ऑल टुगेदर। एपीसी कर लें, कर लें, बट फाइंड अ वे आउट। एक बड़ा आसान है कि लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, पुलिस के, फौजियों के, आईएफसी के, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप देखिए, इसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। वो आपके कौम के बच्चे हैं, आप उनके, हम क्या उनके प्रोटेक्शन करें? फौज तो अपना काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि वे आउट तलाश करना चाहिए। नहीं साहब, आप क्या समझते हैं कि वे आउट अभी तलाश करने की ज़रूरत है या वे आउट हमारे पास मौजूद है, हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए देर से देखते हैं या देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होती ही नहीं है? जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो इंस्टेबिलिटी है, जो उनके अपने क्लैशेस हैं, इंटरनल क्लैशेस हैं, वो इस पे हावी आ जाते हैं। जी देखिए, बात ये है कि असल में एक तो हमारे यहाँ परसिस्टेंसी नहीं है हमारी पॉलिसीज में। सही। इसमें ये कि हम ऐलान कर देते हैं लेकिन उसके बाद अमल दरामद रुक जाता है। जहां तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के इख्तलाफात की बात है, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, देखिए इस किस्म के मामलात में इख्तलाफात होते हैं और पॉलिसीज उसी वक्त बनती हैं जब इख्तलाफ भी होता है, लेकिन इख्तलाफ को मिल के बैठ कर हल करने के बाद ही पॉलिसी बनती है। और पॉलिसी वही होती है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी और आज तक हम कहते हैं कि वो एक बेहतरीन प्लान था। वो भी तरीक़ाकार तमाम सियासी जमातों ने मिलकर ही बनाया था ना। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, उसके जो लोग हैं, अगर आप उनकी भी राय नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर कराची में रहता हूं तो आप मुझसे तो कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, कितने बच्चे शहीद हो रहे हैं, कितने हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो लोग खैबर पख्तूनख्वा बैठे हैं, जो खुद इन चीजों से सफर कर रहे हैं, वो तो जानते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफात के बाद एक पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन परसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। हम असल में पास चीजों में हम नारेबाजी करने लगते हैं, जहां हमें अमल की जरूरत होती है वहां हम अमल के बजाय नारेबाजी करने लगते हैं, जहां नारों की जरूरत होती है वहां अमल करने लगते हैं। तो मैं बाज़ औक़ात ये महसूस करता हूँ कि हमारी पॉलिसी का भी बड़ा कसूर है। बेशक जो हमारे दुश्मन है वो तो अपनी कार्रवाइयां करते रहेंगे, वो कर भी रहे हैं और हमारे सामने भी है। कम से कम हम पूरा मुल्क इस बात पे मुत्तफिक है इस वक्त कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें डिस्टेबलाइज करने की कौन कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल सही कहा पानी आपने के खास तौर से जब हमारी ये बड़ी कामयाब सालसी हुई है उसके बाद उनके पास अब यही एक रास्ता रह जाता है कि पाकिस्तान को किसी तरह डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, और वो मुसलसल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की इस वक्त बहुत जरूरत इस बात की है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो हम आंधी पैदा करें, तमाम सियासी जमातों को लेकर एक पॉलिसी बनाए, तो हमारे लिए कामयाबी कोई मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता हमारा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सिफारती महाज पे जो हमने कामयाबी हासिल की है और हमारे जो रिलेशनशिप्स बने हैं दीगर ममालिक के साथ, ख़ासतौर पे हम अमेरिका की बात करें, तो क्या इस मौके पे हमें उनको अवेल करने की ज़रूरत है? क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से जो हमारा मुकदमा है, हमने जो कंसर्न फोरम्स हैं उन पर अपना मुकदमा उठाया है या मज़ीद इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है? और कौन कौन से फोरम ऐसे हैं जिनको हमें नॉक करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक विंडो जो थी ना, वो आपके लिए एक विंडो तो क्रिएट हो गई है। दुनिया के अंदर आपकी रेलिवेंस बन चुकी है जियोपॉलिटिकली, और दुनिया के अंदर जो दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त जंग लगी हुई थी, आपने उसके अंदर एक मरकजी किरदार तो अदा कर लिया है। लेकिन आप हर रोज दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में हमारे वज़ीर आज़म कभी जा रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर जो दीगर जो वज़रा हैं
कभी कतर में होते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे तो हमारी क़यादतें, मिलिट्री हो या जो सियासी क़यादत हो, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उस तमाम मामलात के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो कायदीन हैं, जहाँ पे ईरान के हवाले से नेगोशिएशन का सिलसिला जारी है, वहाँ पे अपने इस लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए कि इस वक़्त ये पाकिस्तान है जो दुनिया को अमन के रास्ते पे डालने के लिए अपना सारा कुछ दांव पे लगा रहा है, तो उसी पाकिस्तान के अंदर अमन को कायम करने के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए और दुनिया क्या कर सकती है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा एक ऐसा कलेक्टिव मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है इलाकाई सतह पर भी, और उसके अंदर उन तमाम किरदारों को वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने लाना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए एविडेंसेस के साथ, जैसे पहले भी हम बताते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमने अपने पेपर्स वगैरह देते रहे हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि कौन कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं और यहाँ पे मासूम लोगों की जानों को जो है वो जाया कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर बड़ा जरूरी है कि जहां पे हम इस विंडो के जो डिप्लोमेटिक विंडो हमारे लिए ओपन हुई है, इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर क़याम अमन को लाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक विंडो को बड़ा वाइजली इस्तेमाल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक से वापस आएंगे। पैनल साथ ही मौजूद होगा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। क्या ये कशीदगी कम होती नजर आ रही है या मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है? पैनल की राय इस पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुलाकात हो और मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक मुलाकात होने जा रही है। जबकि ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं काज़िम गरीब आबादी, उन्होंने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा है कि रवां हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका के साथ कोई तकनीकी मुज़ाकरात अभी तक तय नहीं पाए हैं। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, ये क्या चल रहा है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि मुलाकात और दोहा में कल एक मुलाकात होने जा रही है। ईरान अभी तक तो डिनाई कर रहा है। क्या कहेंगे? आपको लगता है कि दोहा में कोई तकनीकी तौर पर मुलाकात होने जा रही है और उससे कुछ बेहतरी आएगी, कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए जुवेरिया, इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है ना, एक MOU साइन हुआ और MOU के पहले से लेके 14 जो पॉइंट्स हैं वो हमें नजर आते हैं कि उसके अंदर पूरी दुनिया उसको ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन के तौर पर जो है वो प्रेजेंट कर रही थी। और खुद अमेरिका के अंदर से कितनी तगड़ी जो है अपोजिशन का सामना ना सिर्फ रिपब्लिकन्स की तरफ से बल्कि डेमोक्रेट्स और इस वक्त पूरे कांग्रेस के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो दो डिफरेंट महाजों पे डोमेन में लड़ रहे हैं। आप ये कह लें कि मिक्स्ड सिग्नलिंग दे रहे हैं। एक तरफ एक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जेडी वेंस है और दूसरे जो सिग्नल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है मार्को रूबियो। अब अमेरिका के अंदर पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि जो इजराइल की पॉजिटिविटी का एलिमेंट था, उसकी जो साख थी वो बड़ी बुरी तरह से उसको धचका लगा है। 60 to 80% जो वहां के बालिग लोग हैं, नौजवान जो हैं, उनके अंदर इजराइल के हवाले से एक नेगेटिविटी अब पाई जाती है, पॉजिटिव उसका इमेज नहीं है। डेमोक्रेट्स के अंदर भी और रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अब क्योंकि आपने 2028 में इलेक्शंस हैं, उसमें मार्को रूबियो और जेडी वेंस ये दोनों जो हैं वो सदारती उम्मीदवार हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जेडी वेंस जो हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंट को या पब्लिक जो सेंटिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करते हुए अगेंस्ट द इजराइल आपको नैरेटिव लेते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये डील करवाई और आप देखते हैं जब ये डील हो रही थी तो कहीं पे भी मार्को रूबियो की एक स्टेटमेंट भी आपको सामने नहीं आती है। अच्छा, MOU साइन हो जाता है और पूरे अमेरिका के अंदर एक भूचाल आ जाता है और इजरायली लापी लठ लेके पीछे पड़ जाती है डोनाल्ड ट्रंप के और जेडी वेंस की। तो फिर जो मार्को रूबियो हैं उनको भेजा जाता है मशरिक़ वुस्ता के 3 रोजा दौरे पे और वहां पे आके फिर वो अपने तरीके से MOU जो हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन, स्पेशली जो उसका आर्टिकल नंबर 5 है उसकी करते हैं कि ये जो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि ओमान और जो ईरान है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इन 60 दिनों के ऊपर तो कोई टोल चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म 60 दिनों में कायम करेंगे जिसकी वजह से वो बाद में जो सर्विसेज फीस है वो ले सकेंगे। एक तो होगा ये एलिमेंट कि जो पब्लिक की तरफ से प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसको मिनिमाइज करने के लिए, और इजरायली लॉबी का क्योंकि इन्फ्लुएंस इस वक्त एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फॉरेन जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बहुत ज्यादा है, तो इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्को रूबियो और दूसरी तरफ जेडी वेंस जो है वो अमेरिकन पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। दूसरा जो बहुत की इसके अंदर एलिमेंट है ना वो है लेबनान वॉर। आपको याद है कि जो MOU साइन हुआ है उसका पहला पॉइंट जो है वो
रीजन वाइड जंग बंदी है, जिसके अंदर सबसे पहले लेबनान से आपने जंग को बंद करना है। अच्छा, अब जो जितने भी एमओयूज हैं या सीज फायर्स होती हैं, उनको तबाह करने में ना इजराइल का कोई सानी नहीं है। उसने पीएचडी कर रखी है इसके अंदर, और उसने क्या किया कि लेबनान के अंदर इसराइल की हम बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले कल दोहा में क्या कोई तकनीकी मुलाकात होने जा रही है, क्या कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? जान लेते हैं हम ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि दोहा में एक मुलाकात होनी चाहिए और मुलाकात होगी, ईरान अभी तक तो डिनाई कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईरान ने रिक्वेस्ट नहीं की होगी। जो रूटीन की जब आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेक्निकल टीम इस हफ्ते के एंड में मुज़ाकरात के लिए बैठती है, तो वहाँ मीटिंग हो रही होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है कि वो ज्यादा ईरान को लेट ऑन करने के लिए बार बार ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, ईरान से मैं कम्युनिकेशन में, उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यू वांट टू टेल सम पब्लिक कि ईरान बड़ा डिप्रेस्ड है, शिकस्त हुई है, वो हमारे मुज़ाकरात कर, दैट इज द बेसिक पर्पस। अदरवाइज आपके जब तक जंगबंदी हुई है, आर्थिक जंगबंदी चाहे हो, और मुज़ाकरात हो रहे हैं और टेक्निकल टीमें कल भी मिल रही हैं, उसके बाद भी बैठेंगी, इसका मतलब है कि हालात ठीक हैं। बॉर्डर ये एफसीज वायलेशन होती रहेंगी छोटी मोटी। और बेसिकली बात है ईरान, देखिए बेनिफिट्स पे भी जो बात कर रहे थे कि ईरान जो बेनिफिट्स थी, ईरान को अपर हैंड है, ईरान इसका फायदा उठा रहा है। ईरान को समझने, ईरान ने, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सिंगापुर के जहाज शिप के ऊपर क्यों फायर किए, नो पर्पस। अगर आपको शिकायत थी, आप सालिस पाकिस्तान है और कतर है, उनसे बात कर ले, उनसे करने कर दे, और डायरेक्ट टॉक टू अमेरिकन के लिए, व्हाई दिस इज हैपनिंग, वी डोंट अलाउ, प्लीज टेल देम बैक। आप अगर डोंट फायर, यू नो के देन क्या होगा। अमेरिकन ने रिस्पॉन्ड किया, एक किया, फिर आपने बहरीन पे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फिर आपके लोगों को शहीद कर दिया। व्हाट हैव यू गेन? और ये दोनों मुल्क नहीं चाहते लड़ाई, ना ईरान चाहता है ना चाहता है अमेरिका। अमेरिका पे दुनिया का प्रेशर है, सवाए इजराइल के पूरी दुनिया चाहती है कि लड़ाई नहीं हो। जिस क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस दुनिया गुजरी है, दे कांट अफोर्ड अनदर क्लैश। इसलिए इसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प को मजबूरन ये अकॉर्ड करना पड़ा, हालांकि ये टर्म उनकी फेवर में नहीं है, सवाए न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन के। इसलिए ईरान हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इन मुज़ाकरात का फायदा उठाए, इन मुज़ाकरात टेक्निकल टीम के बैठ के अपने फैसले करवाए और इसको प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज करके यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन के थ्रू कराए, ताकि कल को आप देखें, आपने इकोनॉमिक सैंक्शन उठ गई, आपकी ऑयल और गैस बेच सकते हैं, आपके एसेट रिलीज हो रहे हैं, व्हाट डू यू वांट? ये जब अवाम को इफेक्ट जाएगा तो बड़े खुश होंगे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। नईम कुरैशी साहब, आपकी टेक लेना चाहूँगी इस पे। ये 60 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये जो नुकात तय हुए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या समझते हैं आपके, क्या ये नुकात इन पर अमल दरामद होगा? और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है इसराइल, किस हद तक वो सबोताज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वाइजली लेके चलना है ईरान और अमेरिका को, खास तौर पर ईरान को? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है कि बहुत वाइसली इसको लेके जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही होगा। मैं इस मामले में हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये 60 दिन जो है इस तरह ऑन ऑफ होते होते ये गुजर ही जाए। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो वो तो अपनी आखिरी हद तक जाएंगे कि इस मुआहदे को जो है स्पॉइल किया जाए और मामलात पिछली तरह जो है जंगी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लेकिन देखिए, एक एडवांटेज अमेरिका को भी है और ईरान को भी और बाकी दुनिया को भी है। हमने देख लिया कि दुनिया का 20% ऑयल जो है इस हिस्से से गुजरता है, लेकिन मुतासिर पूरी दुनिया हो गई। ऑयल की जो है वो 20% जरूर है, लेकिन इस जंग के नतीजे में, हॉर्मुज़ के बंद होने के नतीजे में पूरी दुनिया पूरी तरह मुतासिर हुई। ये सबक सबको मिल गया है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान के पास भी ये बहुत अच्छा मौका है। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत दुरुस्त कहा है कि ईरान को भी थोड़ा संजीदगी से और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, और खास तौर से जो है किसी मुल्क पर हमला करना, जैसे सिंगापुर के जहाज पे किया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बहुत वाइसली चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि ईरान को खुद इस बात की बहुत जरूरत है कि ये जो 2 माह का वक्त मिला है, क्योंकि स्पॉइलर मौजूद है, दुश्मन मौजूद है, अगर इस दौरान में वो अपने आप को भी संभाले,
जाहिर है कि उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, शहादतें भी बहुत हुई हैं। जाहिर है कि अपने का नुकसान हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लिहाजा ईरान को भी चाहिए इसको बहुत बेहतर तरीके से करे। जहां तक बिल्कुल सही बात है कि लेबनान चूंकि एक नंबर 1 पॉइंट था और लेबनान ही वो पॉइंट है जहां से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। अदरवाइज मैं ये देख रहा हूँ कि खलीजी रियासतों का रवैया जो है वो भी बहुत मेच्योर है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी बड़े सब्र का मुजाहिरा किया। बहरीन ने भी आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक इजरायली है, लेकिन अगर ये सब इसी मेच्योरिटी के साथ चले तो ये मुआहदा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, मुझे ये बताएं कि इन नुकात में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। एक तो लेबनान की हमने बात कर ली कि लेबनान के हवाले से अगर कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो कशीदगी बढ़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो फ्यूचर है उसको आप क्या देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो नुकात फाइनल हुए हैं इसमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि अगर इनकी वायलेशन होती है तो कशीदगी फिर ऐसी बढ़ेगी कि रुकने का नाम नहीं लेगी। देखिए, 14 नुकात में से ना आधे नुकात वो हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक ईरान की इक्तिसादी सूरत हाल के साथ है। सैंक्शंस, $300 बिलियन और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो मतलब ये वो सारी चीजें हैं जिनका ताल्लुक ईरान की इक्तिसादी सूरत हाल के साथ है। तो इस वक्त जो पॉज आया हुआ है ना, ये 2 पॉइंट्स की वजह से आया जिनका जिक्र आपने भी किया। पहली बात तो ये है कि ईरान, क्योंकि मार्को रूबियो ने आके ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो वहां पे होगी तमाम वेसल्स को गुजरने के लिए। लिहाजा किसी का भी कोई भी फीस, ना वो सर्विसेज फीस होगी ना वो टोल चार्जेस होंगे। अब ये वो चीज थी जिसके ऊपर ईरान ने कहा कि ये आर्टिकल 5 की जो है वो आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और आप अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि वहां पर लिखा ये हुआ है कि 60 दिनों के अंदर हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे, तो आप इससे पीछे क्यों हट रहे हैं। तो ईरान ने, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि क्यों उन्होंने हमला किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, तो इस वक्त ईरान ने यह साबित करना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनकी है और इससे वो लेवरेज को कभी जाने नहीं देगा और अल्टीमेटली उसको किसी हद तक भी जाना पड़ा तो इसको वो करेगा। दूसरा जो पॉइंट है ना वो लेबनान का, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डील हुई है जुम्मे के दिन जिसको अमेरिका ने करवाया है लेबनान और इजराइल के दरमियान में। एक ईरान ने डील ली थी लेबनान के लिए इस एमओयू के अंदर कि हम वहां पे जंग बंदी हो, नंबर 1, और फिर इजरायली अफवाज का लेबनान से इनखला हो, नंबर 2, और इसके ऊपर अमेरिका मान गया। लेकिन अब ये जो लेबनान ने वहां पे एग्रीमेंट जुम्मे को साइन किया है उसने इसको सारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो ईरान ने वहां पे लेवरेज लिया था लेबनान के लिए, वो इस बात के ऊपर मान चुके हैं इजराइल के सामने कि सबसे पहले मशरूत होगा कि जो लेबनान फोर्सेस हैं वो हिजबुल्ला को डिसआर्म करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जिसको आज तक इजराइल नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, तो उसकी तो फौज तो है ही नहीं, तो और वो थकी हुई बेचारी फौज है। तो डिसआर्म जब हो जाएगा हिजबुल्ला तो फिर जंग जो इनखला होगा इजरायली फौज का तो वो होगा। तो अब ये जो दोनों एग्रीमेंट्स हैं, एक एग्रीमेंट मार्को रूबियो की तरफ से आया है जिसके अंदर ईरान को और लेबनान को साइडलाइन किया गया, और एक एमओयू जो कि जेडी वैंस ने करवाया था जिसके अंदर ईरान और लेबनान आपको फ्रंट पोजीशन पर नजर आते हैं। तो इस वक्त इनमें से कोई एक नहीं होना है। अगर मार्को रूबियो वाला हो गया तो एमओयू कभी भी अपनी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर आप एमओयू की तरफ जाते हैं तो ये जो दूसरा लेबनान वाला और इजराइल की जो फौज है स्टे करने वाली, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ब्रिगेडियर साहब के सामने भी रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी टेक लेना चाहूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें तो सर 60 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म ईरान और ओमान की तरफ से तय पाएगा, और क्या जो मैकेनिज्म सेट किया जाएगा इनकी तरफ से ये एक्सेप्टेबल होगा अमेरिका के लिए? देखिए, बेसिकली इसके अंदर ओमान होगा, ईरान होगा, और हो सकता है कि अमेरिका की रिक्वायरमेंट हो या ईरान भी एग्री हो, क्योंकि ईरान के खलीजी मालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। और ये आज हमें क्रेडिट देना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उन्होंने ईरान और इनको सब कुछ समझाया, सेक्टरियन क्लैश नहीं करें, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं करें, वरना इजराइल का ख्वाब जो क्रेडिट से आराम से पूरा हो जाएगा। तो शायद वो खलीजी मालिक की इन्वॉल्वमेंट हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेसिकली एक पर्सन चेंज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो इसलिए ईरान जोर दे रहा है कि वो चाहते हैं कि इजराइल का और लेबनान का अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर शायद इसके ऊपर से अपना वो इतना इन्फ्लुएंस ना लेकर आए। अच्छा, उन्होंने यही कंडीशन रखी कि पहला देखे ना 3 कमेटी, टेक्निकल कमेटी है, न्यूक्लियर, इकोनॉमी की, और थर्ड लेबनान और इजराइल की। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाहते हैं वहां जो मुआहिदा होगा साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर रिलैक्स कर देंगे। उनके बाद देखिए इशू का तो क्या पैसा उनको मिल रहा है,
इकोनॉमिक सैंक्शन उठ रही हैं, उनके एसेट रिलीज हो रहे हैं, ऑयल, दुनिया को ऑयल और गैस वो बेच सकते हैं, $300 बिलियन की जो कंस्ट्रक्शन है वो पैसा मिले, दे विल गेट लॉट ऑफ मनी। इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नॉर्मल कंट्रोल रखेंगे, टोल टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर लेबनान और इजराइल का इशू परमानेंट रिजॉल्व हो जाता है तो इधर से भी उनको रिलैक्स दे देंगे। दे आर द बार्गेनिंग चिप्स उन्होंने रखी हुई हैं। दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस। बिल्कुल सही है। नईम कुरैशी साहब, लेबनान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये आगे 60 दिन की जो तब्दील है ना, ये इस बात से वाबस्ता है कि मुआहदे की दीगर शराइत जो है वो किस तरह कबूल की जाती है और उन पर किस तरह अमल दरामद किया जाता है। अगर 300 अरब के जो तामीराती मनसूबों की बात हो रही है, अगर उस पर वाकई अमल दरामद की जाए, दूसरी बात है कि जो मुंजमद असासे रेस्टोर करने की बात थी, अगर वो हो जाए तो भी ईरान को बहुत बेनिफिट है। दूसरी बात है कि अगर इनकी ऑयल की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, तो अगर इस तरह की 3-4 चीजें जो है और लेबनान का मामला हो जाए, तो फिर जाहिर है कि ईरान का जो मामला है हरमुज के मामले पे, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि हरमुज के मामले पे ईरान जो है वो चार्जेस लगाने की बात करे। वो सर्विस चार्जेस के नाम पे कुछ हो सकता है जो मिल के ओमान और ईरान कर सकते हैं, लेकिन एज सच कोई चार्जेस नहीं लगेंगे जिसपे सारी दुनिया मुतासिर हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना सबसे अहम बात यही है कि मुआहदे के जो वो रुकावट जिनका ताल्लुक, जैसे फरमाया था ब्रिगेडियर साहब ने, माशी तौर पे अगर अमेरिका के और ईरान के लिए बहुत जरूरी है, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर ये मुआहदा जो है। अच्छा नईम कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर ईरान के पास अब एक ऐसा तुर्क का पत्ता आ चुका है जिसे वो फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें पता चल गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर मुल्क जो है ना अपनी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है। क्या हम टर्की को नहीं, क्या टर्की ने इस्तेमाल नहीं किया? क्या इजिप्ट ने इस्तेमाल नहीं किया? क्या अमेरिका जो है वो इस्तेमाल नहीं करता? तो अगर एक स्ट्रेटेजिक के पास है तो वो यकीनन इस्तेमाल करेंगे, उनका हक है। और वाकई वो ऐसी चीज है कि चाहे अमेरिका या दूसरे वाले कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप हरमुज को उठा के तो नहीं ले जा सकते, उससे दामन तो नहीं छुड़ा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता उनके हाथ में, जिसे वो हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये तुर्क का पत्ता खुद अमेरिका और इसराइल ने उनके हवाले। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाएं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो डिजिटल रास्ता आज के दौर में हम अपनाए हुए हैं, जो हम बहुत आसान समझते हैं और उसके होते हुए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या ये महफूज है या इसके बहुत से नुकसानात भी हैं जिनका सामना हम देख रहे हैं कि आए दिन हम कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। अब रास्ते पूछने के लिए हमें किसी शख्स, किसी मुसाफिर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जेब में रखा एक मोबाइल ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब यही टेक्नोलॉजी आपको मंजिल की बजाय मौत के दहाने पर ले जाए तो क्या होगा। कराची का एक नौजवान ताजिर अली जमील अपनी अहलिया और 2 मासूम बेटियों के साथ खुशियों के चंद लम्हे गुजारने कोयटा गया। सैर व तफरी ख़त्म हुई, वापसी का सफ़र शुरू हुआ और फिर एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चमकती हुई एक लाइन, नाज़रीन एक लाइन ने शायद उनकी तकदीर का रुख बदल दिया। मुबैना तौर पर गूगल मैप्स ने ऐसा रास्ता दिखाया जो कौमी शाहराह से हटकर एक वीरान और ख़तरनाक इलाके की तरफ जाता था। चंद लम्हों बाद गोलियों की तरतराहट गूंजी, गाड़ी छलनी हुई, ख़ानदान का सरबराह हमेशा के लिए खामोश हो गया। बीवी शदीद जख्मी हुई, जबकि 2 मासूम बच्चियां अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को खून में लथपथ देखती रह गईं। ये सिर्फ एक खानदान का सानिया नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब से जवाब मांग रहा है कि क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी पर इस हद तक अंधाधुंध ट्रस्ट कर सकते हैं, या हम कर बैठे हैं कि अपनी जो अकल है, एहतियात है और जो ज़मीनी हकाइक हैं उसको हम भूल चुके हैं। क्या हर वो रास्ता जो मोबाइल स्क्रीन पर सब्ज रंग में नजर आए महफूज होता है? क्या मसनूई जहानत और डिजिटल नक्शे हर इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल जानते हैं, या फिर इंसान अब मशीन पर
पर इस कदर इन्हिसार कर चुका है कि खतरे की बू भी महसूस नहीं कर पाता। यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि रास्ता दिखाने वाली ऐप किसी हमले की जिम्मेदार नहीं होती। हमला करने वाले वो मुसल्लह अफराद जिन्होंने निहत्ते खानदान पर फायरिंग की और असल जिम्मेदारी उन्हीं मुजरिमों की है। लेकिन इस सानिए ने एक और अहम सवाल भी उठा दिया है कि क्या खतरनाक इलाकों के बारे में बेहतर वार्निंग सिस्टम्स, मकामी मालूमात और हिफाजती रहनुमाई को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत नहीं है? आज सवाल सिर्फ गूगल मैप्स का नहीं है, सवाल हमारे एतमाद, हमारी एहतियात और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि क्या हसास इलाकों में सफ़र करने वालों को इजाफी रहनुमाई फराहम की जा रही है? क्या ऐसी शाहराहों पर सिक्योरिटी का निज़ाम इतना मजबूत है कि कोई मुसाफिर गलती से भी खतरनाक इलाके में दाखिल ना हो? और क्या हमने टेक्नोलॉजी को सहूलत समझते समझते इसे अपनी सोच का भी मुतबादिल बना लिया है? अली जमील वो बाप, वो वापस अब नहीं आएगा, लेकिन उनकी बेटियां शायद जिंदगी भर उस रात की गोलियों की आवाज़ नहीं भूल सकेंगी। लेकिन अगर इस सानिए से हमने ये सबक सीख लिया कि टेक्नोलॉजी सहूलत ज़रूर है, मगर एहतियात, मकामी मालूमात और मजबूत सिक्योरिटी का कोई नेबुल बदल नहीं, तो शायद आइंदा किसी और ख़ानदान की खुशियाँ इस तरह खून में ना नहाएं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी पर इस हद तक इन्हिसार कर चुके हैं कि अपनी हिफाजत का इख्तियार भी उसी के हवाले कर दिया है? ये वो सवालात हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।